कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मुझे और मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। उस शपथ में कहा गया कि कर्तव्य और सत्यानिष्ठा से हमें अपने लोगों की सेवा करनी है। मुख्यमंत्री बनने के बाद जब मेरी अधिकारियों से बैठक हुई, उस समय इस प्रदेश का खर्चा चलाने के लिए भी हमारे पास बहुत कम पैसे बचे हुए थे। मैंने पूछा कि हमारे जो सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को हमारा उनको पे कैसे दी जाएगी। उन्होंने कहा अब एक रास्ता बचा है। मैंने कहा वो रास्ता क्या है। उन्होंने कहा आपको कर्ज उठाना पड़ेगा। हमने कहा कि हम कर्ज उठाएंगे और हमने कर्जा उठाया और अपनी सरकार को 1 महीने बाद हमारे मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। मंत्रिमंडल के सभी सदस्य जिसमें कर्नल पंजाब शामिल जी थे, चंद्र कुमार जी थे, हर्षवर्धन जी थे, अनुरूप सिंह जी थे, रोहित ठाकुर जी थे, विक्रम विद्या सिंह जी थे, सब लोग हम मंत्रिमंडल के सदस्य बैठे, उनके सामने प्रेजेंटेशन दी गई और हमने एक बड़ा फैसला किया। जो विधायकों को विधायक निधि मिलती थी, उस खर्चे को हमने रोक दिया। विधानसभा सेशन हुआ, कांग्रेस के विधायक भी कह रहे थे और सत्ता पक्ष के विधायक भी कह रहे थे कि हमारी विधायक निधि को बहाल करो। मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सभी लोगों ने, कांग्रेस के विधायकों ने हमारा साथ दिया और हमने उस किस्त को जारी नहीं किया। इसका यह मतलब नहीं था कि हम इस प्रकार की तकलीफ उन लोगों को देना चाहते थे। इसका मतलब ये था कि आने वाले समय में हमें फाइनेंशियल डिसिप्लिन में रह के आगे बढ़ना है। और जब पहली मंत्रिमंडल की बैठक हुई, कोई नए अधिकारी नहीं थे, कोई नए फाइनेंस डिपार्टमेंट के अधिकारी नहीं थे। मैं खुद सरकारी कर्मचारी का बेटा हूं। मैं जानता हूं कि इस प्रकार से उसका निर्वाह होता है। आज मेरी माता जी है, मेरी माता जी को पेंशन मिलती है क्योंकि मेरे पिताजी ने सरकारी नौकरी की। अब उसको पेंशन मिलती है तो पुराने टाइम में यहाँ आगे खेल होती है, फिर वहां से वो अपने छोटा सा पैसे काटते हमें पैसे देती है। वो भाव ये प्रदर्शित करता था कि ये अपने आत्मसम्मान और सम्मान की जिंदगी जी रही है। इसमें सरकारी कर्मचारियों को पेंशन देना बहुत जरूरी है और हमने फैसला कर लिया। और पहली कैबिनेट में हमने अपने सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में विकास की गाथा लिखी है, कोई स्कूल बनता है, कोई सड़क बनती है, कोई विकास का काम होता है, सरकारी कर्मचारी और अधिकारी की कर्म से होकर ही गुजरता है। और उसको हमने पहले ही पेंशन देने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता फिर बोलते रहे कि ये पेंशन लाजमी होगी, लेकिन मैं विचार करता रहा कि इसको एक एक अक्षर 1969 की पेंशन के हिसाब से होना चाहिए। हम रात के 12 बजे तक इस प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, अपने कदमों पर खड़ा करने के लिए मेहनत करते हैं। और जब मुझे फाइनेंस डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने बताया कि आप जो मार्च की जो अंशदान है, तो एनपीए का अंशदान है 1790 करोड़,
अगर ये मार्च का पाकिस्तान देते हैं तो हमें कर्ज की लिमिट 1790 करोड़ और मिल जाएगी। मैंने कहा आप मार्च का अंशदान दीजिए, लेकिन नए फाइनेंशियल ईयर से उनका अंशदान बिल्कुल बंद कर देगा। अप्रैल आया और हमने वो अंशदान बंद कर दिया। देखिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार हमें 1790 करोड़ मिलने चाहिए थे, क्योंकि हमने 31 मार्च तक आपका अंशदान केंद्र सरकार के पैरा के पास DRP के पास जमा करवाया, लेकिन वो हमें अंशदान देने से मुकर गए। इसका ये मतलब नहीं है कि हम चुनौतियों का सामना करने से पीछे हटेंगे। अगर आप लोगों का साथ होगा तो इन चुनौतियों का सामना करने से हमारे प्रदेश कांग्रेस की सरकार कभी नहीं जाएगी। पिछले कल नीति आयोग की बैठक हुई, मैंने अधिकारियों से कहा, उन्होंने कहा कि नीति आयोग की बैठक में कुछ इस प्रकार के मुद्दे नहीं उठाए जाते हैं। मैंने कहा दर्द हमारे हम पर है, दर्द हमारे सीने में है, हम मुद्दे नहीं उठाएंगे। मैंने नीति आयोग की बैठक में मुद्दा उठाया 9,245 करोड़ रुपया जिसमें सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों का अंशदान है, 14% सरकार का अंशदान है, वो हमारा अंशदान हमें वापस कीजिए। मैंने ये मुद्दा उठाया और आपको मैं कहना चाहता हूं, कल मेरे इस मामले में, आज मैं जा रहा हूं, कल इस मामले में मैं देश की वित्त मंत्री से मिलने जा रहा हूं। हम नहीं मानते, हम अधिकार मान रहे हैं जो आपने वहां सरकार के पास जमा करवाना है, उस अधिकार की सरकार मानती है। उस सरकार की लड़ाई के लिए आप सबको तैयार रहना पड़ेगा। मैं आपका सेनापति हूं, आप हमारी सेना है। अगर आप लड़ेंगे तो हम जरूर ये हक लेके लड़ेंगे। आप लड़ेंगे, ये हक हम जरूर लेके लड़ेंगे। यही बात नहीं है, यही बात नहीं है, ये तो हक की बात थी। प्रदेश कभी कर्जे के सहारे नहीं चल सकता, परिवार कभी कर्जे के सहारे नहीं चल सकता। अगर आपके परिवार में 100 रुपए की आय होती है और आप 150 रुपया खर्च करते हैं, आप देखिए आप दिन प्रतिदिन कर्जे के नीचे सबसे जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा कि आपकी सारी संपत्ति वही हाल हिमाचल प्रदेश का है। हिमाचल प्रदेश की प्रत्येक जनता पर तकरीबन 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ा हुआ है। जब कोई मुझसे बात करता है, हम कोई अपनी जनता को तंग नहीं करना चाहते। हमने कहा 12% आप मुफ्त बिजली देते हो और जब फ्री हो जाएगा तो 88% आप महंगा उठाते हो। आप हमें हमारा हक दीजिए। आप तकरीबन 30% इन 12 प्रोजेक्टों से जो बिजली हमें मिलनी चाहिए। फिर हमने देखा हमारे 12 प्रोजेक्ट जो सरकार बना रही है वो 7-7, 8-8 साल लग रहे हैं। हमने पूछा कि हम बिजली पर कितना खर्चा करते हैं, तो पता लगा कि अक्टूबर में जो आप बिजली देते हैं, अक्टूबर से मार्च में सरकार दूसरे राज्यों से बिजली खरीदती है 7 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। कितने के हिसाब से? 7 रुपए। और तकरीबन 1400 करोड़ रुपए उस पर हम खर्च कर जाते हैं। हमने कहा नहीं, हम अपने प्रोजेक्ट को जल्दी पूरा कराएंगे और ये जो 1400 करोड़ रुपया हमारा बिजली खरीदने में खर्च होता है उसको हम खर्च होने नहीं देंगे, अपनी जनता के कल्याण के लिए लगाएंगे। हमने योजनाएं बनाई और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं आने वाले 2 वर्ष में आप देखेंगे कि बिजली जो हम खरीदते हैं सर्दी के मौसम में, उस मौसम में हम बिजली उनसे नहीं खरीदेंगे और इस प्रकार हम आगे बदल करके आगे बढ़ेंगे। जो प्रोजेक्टों में अधिकारी कभी नहीं बयान करते थे,
अभी पिछले दिनों ही हमने कहा कि शक्ति साहब से, शक्ति पावर से आप जाइए और देख के आइए कि जो सरकार पावर प्रोजेक्ट लगा रही है, जो हमने 10% ब्याज पर पैसा उठाकर दिया है, उसमें देखिए कितना काम हुआ। पिछले कल हमारे अधिकारी थे, उन्होंने हमें रिपोर्ट सबमिट की। मैं खुद मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, व्हाट्सएप पर देख रहा हूँ, क्योंकि अगर एक साल में कोई प्रोजेक्ट डिले हो जाता है तो हमें 1500 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। इसलिए उस नुकसान नहीं होने देना, इसलिए उसको जल्दी करना है। इसीलिए मैं सभी सरकारी कर्मचारी अधिकारियों से ये चाहता हूँ कि हमें जल्दी से जल्दी अपने काम को करना है, ताकि हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बन सके। हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में आगे बढ़ा जाए। ये एक ऐसा क्षेत्र है कि हमें नए आयाम स्थापित करने के लिए धन की जरूरत है। हमने बजट में उसका प्रावधान किया। हमने देखा HRTC को हर साल हर महीने 67 करोड़ रुपए ग्रांट की रेट देनी पड़ती है। जो वो कमाते हैं वो भी खर्चा हो जाता है। वो मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हुई और हमने फैसला किया कि हम आने वाले पूरे HRTC के फ्लीट को 700 करोड़ रुपए जो सरकार की तरफ से जो आपके धन का उनको उपलब्ध करवाया जाता है, और जो कमाई करते हैं उसको भी इसी में खर्च करते हैं। हम पूरे फ्लीट को इलेक्ट्रिकल बस में तब्दील करेंगे और 3 सालों में HRTC को पूरे इलेक्ट्रिकल फ्लीट में तब्दील करेंगे। ये नीतियां इस दृष्टि से हम काम कर रहे हैं। हमने देखा कि समाज की अंतिम व्यक्ति में कौन व्यक्ति होता है? अनाथ बच्चा होता है। मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं जैसे कि निवास सचिवालय में जाना पड़ता था, अधिकारी कर्मचारी आपका स्वागत करते थे। मैं मुख्यमंत्री की शपथ बनने के बाद सबसे पहले बालिका आश्रम में, वहां मैंने क्या देखा? उन बेटियों को देखा, उन बालिकाओं को देखा जो अपनी माता को खो चुकी है, जो अपने पिता को खो चुकी है, लेकिन आज सरकार से हमने उनसे सीखा और हिंदुस्तान का हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना जिन्होंने उन्हें कानूनी अधिकार दिया। सरकार ही माता, सरकार ही पिता, उन्हें चिल्ड्रन ऑफ स्टेट का दर्जा दिया। इन बच्चों का हमने दिया। क्यों दिया? क्या है ये जब बच्ची 11 साल की उम्र पार कर जाती है तो उसके नीचे का होगा, उसने कौन से स्कूल में जाएगी, कौन से में आएगी? हमने कहा अगर कोई बेटी या बेटा जो अपनी माता को खो चुका है, जो अपने पिता को खो चुका है, तो उसको अगर वो MBBS में भी सिलेक्ट होती है, पॉलिटेक्निकल में भी सिलेक्ट होती है, या किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में भी सिलेक्ट होती है, सरकार उसकी पूरी फीस का खर्चा देगी, उसके पूरे हॉस्टल का खर्चा देगी। चाहे वो रिश्तेदारों के पास रह रहा है, चाहे अनाथ आश्रम में रह रहा है, सारा खर्चा सरकार देगी। सरकार हॉस्टल का खर्चा दे रही है, पढ़ाई का खर्चा दे रही है, लेकिन उसकी पॉकेट मनी का खर्चा कैसे होगा? वो क्यों किसी की तरफ भाग जाते? उसका भाव क्या है मन में? हमने जेल खर्चा भी उसको 4000 रुपये प्रति माह के हिसाब से देने का वादा किया, चाहे वो PhD करे चाहे कुछ करे, लेकिन ये सारा धन हम योजनाबद्ध तरीके से लगा रहे हैं। बहुत काम करने की जरूरत है। यही नहीं, जिस तरह हम अपने बच्चों को घुमाने ले जाते हैं, कि चलो की सर्दियों में हम घूमने जा रहे हैं या कहीं और घूमने जा रहे हैं, हमने कहा इन बच्चों को भी ये अधिकार है कि साल में एक बार 10 या 15 दिन हिंदुस्तान के किसी भी कोने में घूमने के लिए सरकार बाई एयर सुविधा उपलब्ध करवाएगी और 3 स्टार होटल में रहने की सुविधा उपलब्ध करवाएगी। ये क्यों? क्योंकि उन बच्चों को ये न लगे कि कोई उनके माता पिता इस दुनिया में नहीं रहा। हमने कहा ये सरकार उनके माता पिता की तरफ का ध्यान रखेगी। हमने तकरीबन 1.5 लाख रुपया जो विधवाएं हैं, जो आर्थिक तंगी के कारण अपना घर नहीं बना सकती, हमने उनको इस बजट में 1.5 लाख रुपया अपना घर बनाने के लिए उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया है। पानी का कनेक्शन फ्री में उपलब्ध करवाने का हमने प्रावधान किया है। बिजली का कनेक्शन फ्री में उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया है। ये बात मैं क्यों आपको बता रहा हूँ? क्योंकि सरकार का ये दायित्व होता
होता है कि वो सरकार समाज के उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। जिस तरह सरकारी कर्मचारियों को हमने वोट पेंशन स्कीम दी, उसी तरह हमने दूसरी घंटे में कहा कि 2,31,000 हमारी महिलाएं हैं जो गरीबी रेखा से नीचे रहती है, 461 करोड़ रुपए का खर्च कर उन 2,31,000 महिलाओं को हम 1,500 रुपया पेंशन देने का प्रथम चरण में शुभारंभ करने जा रहे हैं। 75 साल में कोई मुख्यमंत्री स्पीति वैली में नहीं गया। मेरे मन में विचार आया, या स्पीति वैली में गया। मैंने देखा कि इतनी सुंदर वैली है, और जब मैंने महिलाओं की हालत देखी, नगरी जो वहां बहुत विश्वसनीय है उनकी हालत देखी, मैंने 15 अगस्त को ये दूसरे चरण में ये कहा कि दूसरे चरण में जो महिला 18 साल की उम्र पार कर जाएगी और जब तक उसके शरीर में प्राण है, उसको हम 7 का 18,000 रुपया प्रति माह 1,500 रुपया देने की घोषणा हमने दूसरे चरण में स्पीति वैली की महिलाओं को कर दी है। ये सरकार की कटिबद्धता है, ये सरकार का निश्चय है। हमने कई बार कहा है कि हम सत्ता में विलासिता की जिंदगी जीने के लिए नहीं आए हैं। हम सत्ता में व्यवस्था परिवर्तन करने के आए हैं, ऐसी व्यवस्था जहां आम परिवार के आदमी गौरव से कह सके कि मैं इस सरकार का हिस्सा हूं। हम उस व्यवस्था में विचार करते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, ओल्ड पेंशन हमने हमारी कमिटमेंट है, और भी जो कॉर्पोरेशन बच गई है समय के अनुसार उनको भी ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत लाया जाएगा। इसमें कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन एक लड़ाई आपको मेरे साथ करनी पड़ेगी। उस लड़ाई के लिए अगर हमें दिल्ली में कूच करना पड़े, जैसे कि मुकेश सहयोगी ने कहा कि हमारा जो अधिकार है 9,242 करोड़ रुपए जो आपके 10% के अंशदान के रूप में है, 14% के अंशदान के रूप में सरकार की है, उसके लिए हमारी लड़ाई हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और उस लड़ाई के लिए क्या आप सब लोग तैयार हैं कि नहीं है? पक्का तैयार है? हमें यहां से कुछ भी करना पड़ सकता है, सरकार आगे साथ करेगी। भाई किसना जाना, क्योंकि आप सोचे कि हमें ये लड़ाई अकेले नहीं लड़नी है। मैं तो कल भी आपकी बात करने जा रहा हूं, और हम इस लड़ाई को जीतेंगे। अगर ये लड़ाई हमने जीतेंगे, ये लड़ाई पर आपके सारे ही जीतेंगे। और मेरा ये मानना है, हमें ओपीएस देना कोई राजनीतिक बात के लिए फैसला नहीं किया। हमने ओपीएस आपके बुढ़ापे में जो अंधकार था उसको उजाले में बदलने का कार्य किया। कि जब कथा पैसा मिल जाए, 1 करोड़ मिल जाए, 50 लाख मिल जाए, घर में वो इतना होता है, आप गाड़ी मिलने के बाद घर भी लेंगे, और जैसे जैसे वो नौकरी आती है आपकी जेब में पैसा नहीं रहता है। ओपीएस अश्योर्ड इनकम है कि आपको इतना पैसा आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इस अश्योर्ड इनकम को जब तक आपके जेब में सांस है, हमारी सरकार ने पूरा किया। तो मैं इस बात के साथ कि आपके साथ कांग्रेस की सरकार खड़ी है, अगली लड़ाई लंबी है, आर्थिक तंगी और बदहाली के दौर से हम गुजर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस लड़ाई में हमारा कंधे से कंधा मिलाकर साथ दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका सहयोग करना है, आप साथ देंगे? जय हिंद, जय भारत।